हेलो फ्रेंड्स, अटेंशन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल से मैं रुचि कटियार आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए शिक्षा का अधिकार 2009 राइट टू एजुकेशन 2009 को लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन इस टॉपिक से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है केंद्रीय विद्यालय के लिए, जो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और हमारे सिलेबस में ये दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसके लिए शिक्षा का अधिकार 2009 बना, कितने आयु वर्ग के बच्चे शामिल किए गए? तो आयु वर्ग आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना शिक्षा का अधिकार 2009 का उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं संबंधित संविधान संशोधन क्या था। तो कौन से संविधान कौन से समय में इसका संशोधन किया गया और कौन से संविधान में कौन सा नंबर का ये संशोधन था? तो ये संशोधन हुआ 12 दिसंबर 2002 में। और ये कौन से क्रम का अमेंडमेंट था? तो ये 86वां संविधान संशोधन था, जिसमें अनुच्छेद 21 में चेंज किया गया। अनुच्छेद 21 में 21 का जोड़ा गया। और 21 जो अनुच्छेद है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिसमें 21 का जोड़ा गया। और उसमें क्या जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार 2009। तो अनुच्छेद 21 को किसका दर्जा दिया? तो अनुच्छेद 21 को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो मूल अधिकार का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात आती है कि शिक्षा का अधिकार 2009 राज्यसभा में कब मंजूरी मिली और लोकसभा में इसको कब मंजूरी मिली? तो राज्यसभा में इसको मंजूरी मिली 20 जुलाई 2009 को और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 को RTE एक्ट विद जो है वो पारित किया गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज की बात आती है तो नेक्स्ट पेज कहता है कि इस शिक्षा के अधिकार 2009 का जो शिक्षा का अधिकार 2009 था, उसमें हस्ताक्षर कब किए और किसने किए? ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे? कब किए तो हस्ताक्षर किसने किए और कब किए? तो 26 अगस्त 2009 ये डेट आपको याद रखनी है। और उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति का नाम दोस्तों आपको याद रखना है। उनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी जिन्होंने शिक्षा के अधिकार 2009 पर हस्ताक्षर किए और वो विधेयक बनकर वो क्या बन गया? कानून बन गया। शिक्षा का अधिकार 2009 कब लागू किया गया, कब प्रभावी हुआ और कहाँ प्रभावी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन बनता है। तो कब लागू हुआ, कब प्रभावी हुआ? संपूर्ण भारत में शिक्षा का अधिकार 2009 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में ये लागू हुआ। लागू हुआ की जगह एक शब्द बदल सकता है, कह सकता है कि कब प्रभावी हुआ। तो प्रभावी का मतलब है कि कब वो प्रभाव में आया, तब भी आपको यही डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 2010। फिर क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पर लागू नहीं हुआ? तो आपको स्टेट याद रखने हैं। उस समय जम्मू और कश्मीर में उस समय शिक्षा का अधिकार 2009 प्रभावी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे बनेगा कि RTE एक्ट 2009 को भारत जब लागू हुआ तो ये भारत कौन से क्रम का देश बना? तो RTE एक्ट 2009 लागू करने वाला भारत 135वां देश बना। इससे पहले 134 देश RTE एक्ट 2009 को लागू कर चुके थे। RTE एक्ट 2009 में क्या क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पूछे जाएंगे कि इसमें अध्याय कितने हैं? अध्याय को हम क्या कह सकते हैं? भाग कह सकते हैं, सेक्शन कह सकते हैं। तो RTE एक्ट 2009 में 7 सेक्शन हैं, 7 अध्याय हैं। फिर पूछेगा आपसे कि इसमें कितने धाराएं हैं, कितने आर्टिकल्स हैं? तो इसमें 38 अनुच्छेद हैं, 38 धाराएं हैं जिनको हम आर्टिकल्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज के बारे में बात करते हैं। तो फिर पूछेगा कि कौन से भाग में, कौन से सेक्शन में क्या विषय रखा गया है। आपसे क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय किसी भी तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि थोड़ा अलग लेवल का एग्जाम होता है
और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डीप जाके पूछ सकता है। और ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि आरटीई एक्ट 2009 में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कब इसमें संशोधन किया गया वगैरह। तो पहला भाग क्या है, तो पहला जो अध्याय था उसमें प्रारंभिक मतलब कि प्रारंभ की बात की गई, शुरुआत की गई। तो इसमें क्या नाम है, इसमें जो पहला अध्याय और पहला भाग था, याद रखिएगा पहला भाग उसमें क्या विषय था, पहला भाग था उसमें संक्षिप्त नाम क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा। नेक्स्ट बात है दूसरा अध्याय बात करता है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बात करते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात करता है। तीसरा अध्याय करता है समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य क्या होंगे। तो तीसरा अध्याय जो है वो ये कहता है कि जो सरकार है उनके क्या कर्तव्य होंगे, स्थानीय अधिकारी उनके क्या कर्तव्य होंगे, और हमारे पेरेंट्स जो हैं उनका बच्चों के लिए उनके पेरेंट्स की क्या ड्यूटी होंगी। ये जो विषय है वो भाग 3 के अंतर्गत रखा गया। भाग 4 में सेक्शन 4 में क्या रखा गया, तो विद्यालयों और शिक्षकों के उत्तरदायित्व क्या होंगे, इस विषय को अध्याय 4 में जगह दी गई। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 5 में। तो भाग 5 आपका प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उनको पूरा किया जाना, मतलब क्या है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा और उनको कितने समय में पूरा किया जाएगा, इससे संबंधित विषय को अध्याय 5 में रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं भाग 6 में। सेक्शन 6 में क्या रखा गया, बच्चों के अधिकारों का संरक्षण, जो चिल्ड्रंस के राइट हैं उनको कैसे संरक्षित किया जाए इसकी बात की गई अध्याय 6 में। और 7 है जो विविध की बात करता है, जिसमें मिसलेनियस बातें और चीज़ें रखी गई। तो ये उसके अध्याय थे और संबंधित विषय। तो ये आपसे कोई भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस भाग में कौन सा विषय रखा गया है। क्वेश्चन यही बना देगा कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना कौन से भाग का विषय है। तो ये दोस्तों आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं तो नेक्स्ट पेज हम लोग बदल लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण धाराएं आपको याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। धाराएं, आर्टिकल्स आपको याद रखनी है। पहली धारा, पहला आर्टिकल किससे रिलेट करता है, तो पहले आर्टिकल में क्या विषय है, तो संबंधित नाम, विस्तार और प्रारंभ। कब शुरू किया गया, उसका नाम क्या है और एरिया क्या है। जैसे मैं बात करूं कि उसका नाम क्या रखा गया, तो नाम रखा गया शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009। विस्तार क्या था, संपूर्ण भारत में इसको लागू किया गया। और प्रारंभ किया कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। ये इसका एक डिटेल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट बात है धारा 2, आर्टिकल 2 में क्या रखा गया, डेफिनीशन। डेफिनीशन क्या है कि हम क्या कहेंगे डेफिनीशन में, तो डेफिनीशन क्या है कि 6 से 14 वर्ष तक के भारत के सभी बच्चों को स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को देना भारत सरकार, राज्य सरकार की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। डेफिनेशन रखी गई। भाग धारा 10 के अंतर्गत कुछ जो महत्वपूर्ण ही आर्टिकल्स हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। तो धारा 10 में क्या रखा गया, माता पिता और संरक्षक के कर्तव्य। माता पिता मतलब पेरेंट्स, और ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या वो उनके संरक्षक के तौर पर उनके अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकते हैं, कोई भी जो बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उनकी बच्चों के प्रति क्या ड्यूटी होगी, उनके एजुकेशन के प्रति क्या ड्यूटी होगी, इसको धारा 10 में रखा गया। धारा 12 आर्टिकल 12 में क्या रखा गया, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा क्या है, स्कूल की क्या ड्यूटी होगी, धारा 12 में इसको स्थान दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 13 में, शुल्क प्रावधान नहीं है। धारा 13 क्या कहता है, कहता है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश करते समय उससे कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा कोई करता है, पहली बात तो करना नहीं है और प्रवेश शुल्क नहीं लेना है। धारा 14 क्या कहती है कि प्रवेश के आयु का सबूत, अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो संबंधित स्कूल जो आपके गवर्नमेंट
के द्वारा प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई बच्चा क्लास फर्स्ट में एडमिशन लेने जाता है और उसके पास में उसकी आयु का कोई सबूत नहीं है कि वो कौन से सन में पैदा हुआ, उसकी एज कितनी है वगैरह वगैरह, तो अगर उसका कोई सबूत नहीं है तो उसके आधार पर भी उसको प्रवेश मिलेगा। अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो अगर किसी बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी उसको एडमिशन विद्यालय देगा। धारा 15 कहती है कि प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई बच्चा एडमिशन कराने जाता है पास के स्कूल में तो वो विद्यालय उसको एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 कहता है कि बालक के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिशोध करता है। धारा 17 कहती है अगर कोई भी शिक्षक किसी बच्चे को शारीरिक या फिर मानसिक तौर से दंडित करती है तो उस शिक्षक पर, उस विद्यालय पर कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट धारा की तरफ हम बात करते हैं तो पेज चेंज कर लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे धारा की बात करेंगे तो नेक्स्ट धारा आती है धारा 19। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्यालय के मान और मानक की बात की गई है कि बजट कितना होगा, कौन से नॉर्म्स होंगे, ये बात धारा 19 के अंतर्गत रखी गई। आर्टिकल 20 क्या कहती है? आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इसको हम लोग कल के सेशन में पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार 2009 में संशोधन करने का जो शक्ति है वो धारा 20 में रखी गई। क्वेश्चन ये बनता है कि शिक्षा का अधिकार 2009 में संशोधन करने की जो पावर है वो किस धारा के अंतर्गत रखा गया है? तो RTA एक्ट अपने आप में संशोधन कर सकती है और इसके लिए धारा आर्टिकल 20 में इसको जगह मिली हुई है। फिर धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बनता है विद्यालय प्रबंधन समिति, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन प्रत्येक विद्यालय को करना होता है और इस संबंधित आर्टिकल इसमें कहाँ पर बात की गई है? तो धारा 21 में प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन कमेटी का गठन किया जाएगा और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं धारा 25। तो 25 बात करती है कि रेशियो कितना होना चाहिए शिक्षक और छात्र का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में ही बहुत पूछा जाता है कि अगर कितना है प्राइमरी लेवल पर कितने छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो ये बात की गई है धारा 25 में। और नेक्स्ट बात करते हैं धारा 33, आर्टिकल 33। इसमें बोलते हैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। नेक्स्ट बात करते हैं अनुपात, जो कि विषय था किस धारा का? तो धारा 25 में 25 में टीचर एंड स्टूडेंट का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, कितने बच्चों पर कितने शिक्षक को होना चाहिए। तो अगर विद्यालय में छात्रों की संख्या 30 है तो शिक्षक की संख्या कितनी होगी? एक। कहने का मतलब क्या है कि एक शिक्षक अधिकतम 30 बच्चों को पढ़ाएगा और अगर 30 बच्चे से ज़्यादा होते हैं तो शिक्षक बढ़ जाएंगे। नीचे बात करते हैं कि अगर 31 से 60, अगर 31 बच्चों से ज़्यादा और 60 बच्चों तक अगर है तो शिक्षक की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। और अगर 61 to 90 हैं तो 3 और 91 to 120 हैं तो 4। और फिर इम्पॉर्टेंट बात करता है कि अगर 150 से 200 के बीच में छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो कितने शिक्षक होंगे? तो 5 शिक्षक होंगे और प्लस 1 आपका प्रिंसिपल होगा, प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल तो नहीं होता, हेडमास्टर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके विद्यालय में 200, अगर किसी विद्यालय में 200 प्लस स्टूडेंट हैं, कितने? 200 प्लस, तो फिर एक शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना हो जाएगा? 40:1। ये बहुत पूछा जाता है कि अगर विद्यालय में 200 बच्चों ने नामांकन करा के रखा है तो छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना कर दिया जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 40:1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो प्राइमरी एजुकेशन में प्राथमिक विद्यालय में कितने छात्रों पर एक शिक्षक रखा गया है? तो 30 छात्रों पर एक, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर 200 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है तो कितने शिक्षक होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? तो आपके होने चाहिए कितने? 40 छात्रों पर एक शिक्षक, आपका अनुपात बढ़ जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज आप बदल लेते हैं थोड़ा।
नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर जूनियर की बात करें या उच्च प्राथमिक स्कूल की बात करें तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र अनुपात कितना होता है, तो 35 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात यहाँ पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक स्कूल में, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्राथमिक विद्यालय में जो कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं, इसमें एक शिक्षक को पूरे सत्र के दौरान या पूरे वर्ष में कितने दिन काम करने होते हैं या वर्किंग डेज उनके कितने होते हैं। तो अगर कोई शिक्षक प्राइमरी में पढ़ा रहा है तो वो एक वर्ष में कितने दिन काम करेगा, तो 200 दिन उनके निर्धारित होते हैं कि उनको 200 डेज उनका शैक्षणिक सत्र में कार्य दिवस होते हैं। शैक्षणिक सत्र का मतलब क्या है कि जितने में आपका विद्यालय, मतलब जिस डेट से, जैसे 1 अप्रैल से सत्र शुरू होता है तो 1 अप्रैल से लेकर टिल एग्ज़ाम तक की जितने भी दिन होता है तो उसमें उनके वर्किंग डेज होते हैं। संडे को छोड़ दिया जाता है, छुट्टियों को छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं शैक्षणिक घंटे। प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक को कितने घंटे पूरे सत्र में पढ़ाना होता है, तो शैक्षणिक वर्ष में उसको 800 घंटे पढ़ाने होते हैं। यही बात करें उच्च प्राथमिक विद्यालय में, कक्षा 6 से 8 तक अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कितने दिन पढ़ाने होंगे एक शैक्षिक सत्र में, तो वो 220 दिन विद्यालय जाएगा। नेक्स्ट बात करें एक सत्र में शिक्षक कितने घंटे पढ़ाएगा। जूनियर की बात करें या उच्च प्राथमिक की बात करें तो इसमें कितने हैं, तो ये 1000 घंटे वर्किंग आवर पूछे जाएंगे तो 1000 घंटे, वर्किंग डेज पूछे जाएंगे तो 220 दिन, प्राइमरी में पूछे जाएंगे तो 200 डेज, और अगर वर्किंग आवर पूछे जाएंगे तो वर्किंग आवर्स कितने हैं, 800 आवर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि कोई एक शिक्षक एक सप्ताह में उसको कितने घंटे काम करने का एक ड्यूरेशन रखा गया है कि एक शिक्षक एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाएगा, ये निर्धारित है। तो कितना समय निर्धारित, कितना घंटा निर्धारित किया गया है, तो एक शिक्षक एक सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाएगा। 45 घंटे पढ़ाएगा जिसमें उसके तैयारी के भी घंटे जुड़े हुए। तैयारी का मतलब क्या है, उसमें लेसन प्लान बनाना, तैयारी करना वगैरह, ये भी घंटे उसमें इंक्लूड हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब अगर आपसे क्वेश्चन की बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत कौन से किस धारा के अंतर्गत छात्रों को शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध है, तो आपसे धारा पूछ लेगा तो धारा आपकी कौन सी हो जाएगी, धारा 17। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि परिभाषा जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 2009 में परिभाषा जो है वो कौन से भाग का विषय है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो परिभाषा आपकी कहाँ पर है, भाग 2 में। कौन से भाग में, भाग 2 में। फिर बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि एक शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाने का समय निर्धारित किया है, तो घंटे कितने आप बताएंगे, 45 घंटे। तो ये दोस्तों RTE एक्ट 2009 की कुछ जानकारियाँ थी जो आपसे बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इससे अक्सर क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। बाकी कल के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार 2009 में संशोधन किस सन में हुआ, क्या संशोधन हुआ, कौन कौन सी भाग में, कौन कौन सी आर्टिकल्स में चेंजमेंट किया गया और कब चेंजमेंट किया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलें, और उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।